साथियों नमस्कार। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारत के 5 बड़े राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। जिन नए राज्यों की अगर मैं बात करूं तो केरल, ओडिशा, बिहार, मणिपुर और मिजोरम, इन 5 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। यह है खबर। अब राज्यपाल से संबंधित सारी जो विधायी प्रक्रिया है, भारत के संविधान में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, इन सारी बातों पर डिस्कस करने के लिए मैं हूं लोकेश डागोर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। राज्यपाल से संबंधित भारतीय संविधान में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, इन सारी बातों पर आज की इस सेशन में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, आपका सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें, देखो आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले क्लास में बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें किस किस की नियुक्ति की गई है। सबसे पहले बात करें मणिपुर की। मणिपुर में ये देखो सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं, ये है श्री अजय कुमार भल्ला जी। ये पहले केंद्र में गृह सचिव हुआ करते थे। इनको अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर का, कहां का, मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एक तो ये जो शब्द है ना, इस शब्द की भी काफी महिमा है, नियुक्त वाली की, क्योंकि कभी भी इलेक्टेड नहीं होता है राज्यपाल। क्या नहीं होता है? इलेक्टेड। मैं कहूं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता है, उसको नियुक्त किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार के द्वारा, और यही केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया है। बात करें आरिफ मोहम्मद खान जी। आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं, ये पहले केरल के राज्यपाल थे और वर्तमान में इनको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाँ जी, ये है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट जो है डॉक्टर हरि बाबू कुंभपति। डॉक्टर हरि बाबू कुंभपति हैं, ये मिजोरम के राज्यपाल थे। इनको ओडिशा का, कहां का, इनको ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चले भाई, नेक्स्ट जो स्टेट है वो है आपका मिजोरम। कहां है? मिजोरम। आप देख पा रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बात करें राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी की। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं, ये बिहार के राज्यपाल थे पहले और इन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया है। ये तो हैं वो 5 स्टेट जिनमें नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद आज की क्लास में पहले राज्यपाल से रिलेटेड थोड़े पद का परिचय हम पढ़ेंगे और उसके बाद आज की क्लास में हम चलेंगे राज्यपाल से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल में राज्यपाल से संबंधित कौन कौन सी बातें वर्णित हैं, कौन कौन सी शक्तियां राज्यपाल को प्रदान की गई हैं, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं राज्यपाल के पद पर परिचय पर कि भाई राज्यपाल जो होता है वो राज्य के एक संवैधानिक मुखिया या प्रधान के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते राज्यपाल के 2 प्रमुख कार्य हैं। एक तो वो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और दूसरा वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य एक योजक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। चलते हैं फैक्ट की ओर। देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है राज्यपाल से रिलेटेड, वो है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि राज्य का, देखो राजनीतिक प्रमुख की बात करें ना, देखो राजनीतिक प्रमुख अगर बात करें तो राजनीतिक प्रमुख होता है आपका मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। लेकिन अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो होता है आपका राज्यपाल। क्लियर है? वो राज्यपाल होता है। अब बात करें भाई संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो किसमें निहित होती हैं, आर्टिकल 154 जब आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 154 में वर्णित है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। तो इसलिए राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो जाता है? ये हो जाता है राज्यपाल। अब कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है, एक राज्य प्रमुख के रूप में और एक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और इसका प्रमुख कार्य होता है
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करना। क्लियर है? बात करें अगले फैक्ट की, तो राज्य का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार के जितने भी कार्य होते हैं राज्यपाल पद की, यस इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्यपाल पद का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में, जब आप संविधान के स्रोत पढ़ते हैं तो संविधान के स्रोत में आप पढ़ोगे कि राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो हमने कहां से ले लिए? कनाडा से ले लिए। कहां से ले लिए? कनाडा से ले लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक प्रावधान, राज्यपाल से रिलेटेड क्या क्या विधायी प्रक्रिया होती है संविधान में। पहला आर्टिकल, यस जी, देखो सबसे पहले एक आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 है, इसके अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है, अर्थात राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। अगर बात करें कि भाई प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आपका आंसर हो जाएगा सर 153। कौन सा है? 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इस अनुच्छेद 153 में एक अमेंडमेंट किया 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956 होगा और इसके द्वारा इस अनुच्छेद 153 में एक बात जोड़ी गई कि एक ही राज्य के राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात 1956 से पहले एक व्यक्ति कहां का राज्यपाल होता था? केवल एक स्टेट का। लेकिन जैसे ही 7वां संविधान संशोधन होगा, देखो इंपॉर्टेंट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। क्यों है? थोड़ा और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, क्योंकि ये केवल और केवल राज्यपाल पद की बात नहीं करता है, काफी सारे, क्योंकि देखो आपने पढ़ा है एक राज्य पुनर्गठन आयोग, और राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद ही ये 7वां संविधान संशोधन होगा। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन होता है 1953 में, और इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, और इसमें जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, और इसलिए इस आयोग को किस नाम से जानते हैं? इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। बात करें इसमें अन्य सदस्य थे, और अन्य सदस्य कितने थे? अन्य सदस्य थे 2। कौन से थे? हृदयनाथ कुंजरू, क्या नाम है? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। ये 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय आयोग था, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इसके बाद भारतीय संविधान में एक संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, जिसके द्वारा आर्टिकल 153 में एक लाइन जोड़ दी जाती है कि एक ही राज्य के राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जाता है। और यही संविधान संशोधन है जिसके द्वारा भारत में जो ए, बी, सी और डी 4 श्रेणियां हुआ करती थी राज्यों की, इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया, और भारत में केवल रह गए राज्य और यूटी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1 नवंबर 1956 को। और ये जो डेट है ना 1 नवंबर 1956, आप पढ़ते हो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आएगा, अर्थात राजस्थान का वर्तमान में जो अस्तित्व, जैसा राजस्थान आप वर्तमान में देख रहे हो, ये राजस्थान अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 को। बात करें दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होगा, मुखिया होगा, वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा राज्यपाल, अनुच्छेद 154 कहता है, और कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते वह राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य की योजक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। यह है आपका अनुच्छेद 154। नेक्स्ट आर्टिकल 155। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी,
राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो मंत्रिपरिषद होती है संघीय, अर्थात केंद्र की मंत्रिपरिषद की अनुशंसा होगी, परामर्श होगा और नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यही है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 नए राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 155। कौन सा है? अनुच्छेद 155। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल कभी भी नियुक्त होता है, न कि इलेक्टेड। अर्थात राज्यपाल का जो पद है ना, ये कभी भी निर्वाचित नहीं होता, अपितु कैसा होता है? नियुक्त होता है। और आगे आप पढ़ोगे, जब आप कार्यकाल देखते हो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल कार्य करता है, सामान्यतया 5 वर्ष होता है। देखो, कुछ परंपराओं की भी बात कर लें। वर्तमान में जो परंपराएं राज्यपाल की नियुक्ति में चल रहे हैं, ये केवल परंपराएं हैं, संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं? इन परंपराओं को अमल करते हुए राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें एक परंपरा तो यह चली आ रही है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल है, उसको उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है। अर्थात मैं बात करूं, अगर कोई राजस्थान का निवासी है तो उसको कभी भी राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? ताकि वह स्थानीय जो राजनीति है उससे दूर रहे। वैसे तो राज्यपाल को प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन रह नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी पार्टी के पहले रहे होते हैं, बाद में इनको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। लेकिन स्थानीय राजनीति से आपको दूर रखने के लिए उस राज्य को निवासी को, जिस राज्य में वह निवासी है, उस राज्य में उसको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि दूसरे राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य का जो मुखिया, राजनीतिक मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री होता है, उससे परामर्श लेता है। ये 2 परंपराएं भारत में चली आ रही हैं, लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। क्लियर है? अब बात करें भाई दूसरे आर्टिकल की, अनुच्छेद 156। ये वर्णन करता है राज्यपाल के कार्यकाल का। किसका? राज्यपाल के कार्यकाल का। अब राज्यपाल के कार्यकाल से रिलेटेड 2 फैक्ट हैं। एक तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ना, वो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और दूसरा फैक्ट है, सामान्यतया राज्यपाल अपने पद पर पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक कार्य करता है। अब बात करें थोड़ी सी कि सपोज करो प्रश्न आ जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है। क्लियर है? अब ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन बी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। अब दोनों ही ऑप्शन में है और आर्टिकल 156 कहता है दोनों बातें, लेकिन आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर नियुक्त होता है और कार्यकाल भी उसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। इसलिए अगर दोनों कंडीशन आपको कहीं प्रश्न में देखने को मिले, वैसे मिलती नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से प्रश्न एग्जामिनर ऐसे पूछ ले तो जो सही आंसर होगा वो हो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 157। 157 में है राज्यपाल पद के लिए योग्यता, और केवल देखो कई गाइड आप देखोगे तो उनमें योग्यताओं का विस्तार से वर्णन कर रखा है। वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, किसी संसद के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल के कोई विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये योग्यता नहीं है। केवल और केवल आर्टिकल 157 राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यताएं बताता है। पहली है वह भारत का नागरिक और दूसरी है 35 वर्ष की आयु। बस 2 योग्यताएं हैं, 2 कंडीशन होनी चाहिए और उसको राज्यपाल नियुक्त कर सकती है केंद्र सरकार। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो। बात करें 158 की, ये राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों के बारे में वर्णन करता है। देखो, पहली शर्त है किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, यदि है तो पद ग्रहण की तिथि से उसका पद रिक्त माना जाएगा। और दूसरी है राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
बस ये 2 शर्तें हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 159। 159 राज्यपाल पद की शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 159, देखो अनुसूची याद आती है शपथ से आपको। जैसे ही आप शपथ पढ़ते हो ना तो आपको एक अनुसूची याद आती है, तीसरी अनुसूची में कुछ पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है। क्लियर है? पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन मिलता है, लेकिन 3 ऐसे पद हैं जिनमें एक पद तो है राष्ट्रपति। कौन सा है? राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। एक पद है आपका उपराष्ट्रपति। कौन सा? उपराष्ट्रपति, जिसका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। और एक पद है आपका राज्यपाल, जिसका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इनका अलग से संविधान के अनुच्छेदों में है। राष्ट्रपति की बात करें, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, अनुच्छेद 69 69 में है। और बात करें राज्यपाल की तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के पद की शपथ का वर्णन मिलता है। ये 3 पद है जिनकी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में है। राज्यपाल की शपथ, तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक तो प्रश्न यहां से बनता है कि राज्यपाल की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आंसर होगा 159। इसके बाद प्रश्न बनेगा कि भाई राज्यपाल संबंधित राज्य के इसको शपथ कौन दिलाता है, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आपका आंसर होगा सर, जो संबंधित राज्य का हाई कोर्ट है, संबंधित राज्य का हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का जो सीजे है, चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। लेकिन यदि चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति है तो जो भी सीनियर जज है, वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ये आपका अनुच्छेद 159। राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किए हैं, जिनका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 361, कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 361 राज्यपाल से संबंधित कुछ विशेष अधिकारों का वर्णन करता है, जिसमें सबसे पहले देखो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह समान विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्लियर? देखो कैसे हैं। आप एक आर्टिकल पढ़ते हो, जैसे ही आपको अनुच्छेद 14 आता है याद, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। और विधि के समक्ष समानता का हमने कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ग्रहण किया। लेकिन एक और लाइन आती है, एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है विधि का समान संरक्षण, है ना? और विधि के शासन की बात कौन करता है बताओ? विधि के शासन की सर्वप्रथम अगर किसी ने बात की ना, तो वो है आपका डायसी। कौन है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की अगर सबसे पहले किसी ने बात की तो वो है डायसी। अब बात करें भाई, जब विधि के समक्ष समानता, सभी लोग समान हैं, तो हम भाई क्यों विशेष अधिकार देते हैं? तो एक विधि का समान संरक्षण है, वो आता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, है ना? तो इसको क्लियर है, उसमें अपवाद है कि अनुच्छेद 361 में प्रदत्त जो शक्तियां हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति को, ये विशेष अधिकार हैं, इनको अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कौन कौन से विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं? देखो, राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए जो किए गए कार्यों के लिए उसे न्यायालय द्वारा उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राज्यपाल पद पर है तो पद के समय उस पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाएगा और नहीं उसको बंदी बनाया जा सकता है पद पर रहते हुए। अब बात करें भाई, दीवानी मुकदमा भी व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के विरुद्ध 2 माह की पूर्व सूचना के पश्चात ही दायर किया जा सकता है। देखो, फौजदारी मामला तो चलेगा ही नहीं और नहीं उसको बंदी बनाया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा दीवानी मामला है उसमें भी राज्यपाल को कम से कम आपको 2 माह पूर्व सूचित करना होगा। ये कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में। राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों की भी हम बात कर लें, जिसमें सबसे पहले है एक अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल है सर। अनुच्छेद 72 भी याद होना चाहिए आपको।
जब आप अनुच्छेद 72 पढ़ते हो तो उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्तियां हैं उसी की तर्ज पर राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं और ये आर्टिकल है आपका 161। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 161 है आपका, जिसमें राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। लेकिन मृत्युदंड के मामले में, मृत्युदंड के संदर्भ में जो राष्ट्रपति के पास ही है, मृत्युदंड से संबंधित जो क्षमादान की शक्ति है वो राज्यपाल को नहीं है, बल्कि क्षमा है, प्रलंबन है, परिहार है, ये सब है, ये आपके राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड की क्षमादान शक्ति भी प्राप्त है जो राज्यपाल को नहीं है। बात करें 163 की, अनुच्छेद जो 163 है वो कहता है कि राज्यपाल को कुछ स्वयं विवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अब जैसे कैसा है देखो, एक तो सबसे बड़ी जो स्वयं विवेकीय शक्ति है ना राज्यपाल की, वो है देखो, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि पूर्ण बहुमत नहीं आए, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो, तो ये राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्ति है कि वह किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। क्लियर है? सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगर किसी कारण से सपोज करो कोई सरकार है और अगर पूर्ण बहुमत सरकार नहीं है अस्तित्व में, तो वह किसी भी दल को, जैसे इलेक्शन हुए अभी हाल ही में, मैं राजस्थान की बात करूं, अब राजस्थान में बात करें तो देखो 200 विधानसभा सीट है, तो 200 विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए कितनी सीट चाहिए? 101। अब अगर किसी कारण से 101 सीटें किसी भी पार्टी को, जैसे बात करें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, इनमें से अगर किसी कारण से किसी भी पार्टी को 101 सीटें प्राप्त नहीं होती हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब पूर्ण बहुमत नहीं है। अब जिस भी पार्टी को राज्यपाल चाहे, यह स्वयं विवेकीय शक्ति है कि वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, उसको फ्लो टेस्ट होगा और अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, और ये राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्ति है जिसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 वर्णन करता है। बात करें अनुच्छेद 213 की, राज्यपाल को अध्यादेश, क्या है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। देखो अध्यादेश, सपोज करो विधानमंडल का सत्र अस्तित्व में नहीं है, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, क्या कंडीशन होगी? विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल प्रभाव से कोई कानून की आवश्यकता हो, तत्काल प्रभाव से अगर कानून की कोई आवश्यकता है तो राज्यपाल को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 है, ये शक्ति प्रदत्त करता है कि वह अध्यादेश जारी कर देगा। जैसे ही अध्यादेश जारी करेगा और उसके बाद जैसे ही विधानमंडल का सत्र में आएगा तो उसको 6 माह के भीतर कानून का रूप लेना पड़ेगा। अगर नहीं ले पाता है तो वो अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। यह है अध्यादेश की शक्ति। और राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123। कौन सा आर्टिकल? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 वर्णन करता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह है आज की राज्यपाल से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान जिन पर हमने विशेष रूप से एक अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको शायद समझ में आया होगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह मुझे मोटिवेशन प्रदान करते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मिलता हूं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पूरे जोश और जुनून के साथ जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहें। धन्यवाद।